नई और मज़ेदार कहानियों के लिए शान की टून्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। आज खेतों से कुछ ज्यादा ही देर हो गई। बस जल्दी जल्दी इस रास्ते से निकल जाऊं। कितना खौफनाक मंजर है इस हवेली का। ये साया कैसा है? कहीं कहीं कोई है क्या? बचाओ बचाओ, वो आ गई। हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ। मिस्टर अर्जुन देवगन, मेन एडवोकेट शर्मा बोल रहा हूँ। आपके दादाजी की विल आज ऑफिशियली एग्जीक्यूट हो चुकी है। विल? इतने सालों बाद अचानक? जी हाँ, देवगंज गांव में स्थित आपके दादाजी की पुरानी हवेली अब कानूनन सिर्फ आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। तो मतलब मैं उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ? कानूनन हाँ, लेकिन एक बात आपको पहले ही बता देना जरूरी समझता हूँ। कुछ जगहें होती हैं मिस्टर देवगन जो सिर्फ रजिस्ट्री से मालिक नहीं मानती। मैं कहानियों से नहीं डरता एडवोकेट साहब। मुझे सिर्फ फैसला चाहिए। या तो हवेली बिकेगी या उसका बोझ खत्म होगा। कौन था अर्जुन? लॉयर। दादाजी की हवेली मेरी हो गई। देवगंज वाली? हाँ, सोच रहा हूँ जाकर देखूं और बेचकर सब खत्म कर दूं। निशा, देवगन करने की तैयारी कर लो। कल सुबह निकलते हैं। हवेली देखकर जो करना होगा डिसाइड कर लेंगे। अर्जुन एक आईटी प्रोफेशनल और उसकी बीवी निशा एक कंटेंट राइटर, दोनों को अचानक एक फोन आता है। अर्जुन के चचा लॉयर बताते हैं कि उनके दादाजी की पुरानी हवेली देवगंज गांव में अब सिर्फ अर्जुन के नाम हो चुकी है। अर्जुन सोचता है हवेली बेचकर कुछ पैसा मिल जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि अगर आप रात के अंधेरे में देवगंज गांव की उस पुरानी हवेली के पास से गुजरो तो आपको किसी छोटी लड़की की हंसी और एक औरत के रोते हुए सिसके स्पष्ट सुनाई देते हैं। ये सिर्फ अफवाह नहीं है। अर्जुन, तुम श्योर हो यही है रास्ता? लॉयर ने लोकेशन भेजी थी। यही देवगंज का रास्ता है। बस थोड़ी ही दूर और होगी हवेली। ये तो अच्छा हुआ लॉयर ने ठाकुर साहब से राब्ता करवा दिया और उन्होंने कार का बंदोबस्त कर दिया, वरना हवेली स्टेशन से खासी दूर है। तुम टेंशन मत लो, बेचकर शहर में एक फ्लैट ले लेंगे। पता नहीं क्यों ये जंगल सा रूट देख के अजीब सा लग रहा है। कितना सुना है ना हमने गांव की हवेलियों की हॉरर स्टोरीज। अरे तुम तो हॉरर कंटेंट राइटर हो, तुम्हारे लिए तो कंटेंट ही कंटेंट है। लो भाई, हवेली आ गई। अर्जुन और निशा कार से उतरते हैं। उनके सामने बहुत बड़ी पुरानी मगर खूबसूरत हवेली होती है। अर्जुन आवाज लगाता है, रामू काका। कौन है वहाँ? मैं अर्जुन, दादाजी का पोता। अरे छोटे मालिक, इतने सालों बाद बिल्कुल अपने बाबूजी जैसे लग रहे हो। आओ आओ, पर आज शाम होने का टाइम हो रहा है। ये वक्त बाहर रहने का नहीं होता यहाँ। ये वक्त बाहर रहने का नहीं होता मतलब? कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। रामू काका देवगंज गांव के ही रहने वाले थे और अपनी जवानी से इस हवेली की देखभाल कर रहे थे। रामू काका उन्हें हवेली के अंदर ले जाते हैं, पानी पिलाते हैं। अंदर का माहौल ठंडा, सन्नाटा, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। रामू काका, पहले आप प्लीज खाने का कुछ इंतजाम करें। बहुत भूख लगी है। रास्ता खासा लंबा था। जी छोटे मालिक, बस थोड़ी देर लगेगी। कुछ ही देर में रामू काका अर्जुन और निशा के लिए जबरदस्त देसी खाना परोसते हैं, जिसे वो खूब मजे से पेट भरकर खाते हैं। खाने के बाद रामू काका हॉल की झाड़ू लगाते हुए कहते हैं, मालिक, मैं ऊपर वाला बड़ा कमरा आपके लिए तैयार कर देता हूँ। बस एक बात याद रखना, रात के बाद अंदर ही रहना। छत के पुराने स्टोर रूम में और आंगन के पुराने कुआं के पास बिल्कुल मत जाना, समझे आप? क्यों, कोई जानवर है वहाँ या गिरने का खतरा? बस आप मत जाओ, हम कुछ बातें यूं ही नहीं कहते। रात होती है, हवेली पे अंधेरा छा जाता है। बिजली तो है पर लाइट बिल्कुल कमजोर। घर के कोने अंधेरे में डूब जाते हैं। यहाँ नेटवर्क भी नहीं। अगर लाइट चली गई ना तो मैं सच में डर जाऊंगी। कल सुबह गांव जाकर लॉयर से मिलते हैं। ठाकुर नाम है किसी का। काफी जमीन उसके थ्रू बिकती है। 2-3 दिन में काम निपटा के निकल लेंगे।
अर्जुन, सुना तुमने? हवा होगी, इतनी पुरानी हवेली है। सो जाओ निशा, कल बहुत काम है। अर्जुन सो जाता है, पर निशा की नींद टूट टूट कर आती है। रात के करीब 2 बजे उसे लगता है जैसे कोई कमरे के बाहर से उसका नाम ले रहा हो। कौन? अर्जुन, अर्जुन उठो। तुमने सुना? कोई बच्ची दीदी बुला रही थी। कुछ नहीं है निशा, तुम्हारा राइटर दिमाग है। सुबह बताता हूँ रामू काका को। कोई मजदूरी के लोग होंगे शायद बाहर। अर्जुन वापस सो जाता है, लेकिन कमरे के बाहर आंगन के कोने से पानी टपकने की आवाज और एक हल्की सी बच्ची की हंसी रात भर गूंजती रहती है। क्या हुआ मैडम, इतनी चुप चुप क्यों हो? नाश्ते पे भी कुछ नहीं बोली, रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, बस मैं रात के वाकये को लेके परेशान हूँ। सही से सो भी नहीं सकी। मेरा यकीन करो अर्जुन, कोई बच्ची जैसे मुझे बुला रही हो। अरे बाबा, कुछ नहीं था। अगर होता तो मुझे भी आवाज आनी चाहिए थी ना। वहम होगा तुम्हारा। नई जगह है, परेशान नहीं हो, जहन से झटक दो। वो देवगंज के चौराहे पर आते हैं और यहाँ वो मिलते हैं पंडित हरिराम से। बेटा, कैसे आना हुआ? पंडित जी, मैं हवेली से विक्रम देवगन का पोता हूँ। हवेली बेचनी है, किसी ठाकुर वीर सिंह से मिलना था। ठाकुर साहब से मिलोगे तो जमीन का काम तो हो ही जाएगा, पर बेटा एक सलाह दूं, वो हवेली बेचने से पहले उसके अंदर जो अटके हुए लोग हैं उनसे इजाजत ले लेना। अटके हुए लोग? मेरा मतलब आपके पूर्वज, उनके तस्वीर, उनकी याद, परंपरा निभानी चाहिए, वरना मन अशांत रहता है। एक काम करो, मैं तुम लोगों को ठाकुर के घर तक ले जाता हूँ। ये रहा ठाकुर का घर, मगर बच्चों मेरी बात पे गौर जरूर करना। ये कहकर पंडित हरिराम वहां से चले जाते हैं। ठाकुर वीर सिंह गांव का सबसे बड़ा आदमी, पुरानी खानदानी ताकत और तेज नजर रखने वाला शख्स था। आ गए शहर से लोग। अर्जुन, अपने दादाजी का खून हो तुम। बात करनी होगी एक दाम की। पर एक बात जान लो, वो हवेली सबके लिए सस्ती नहीं पड़ती। हमने सिर्फ बेचना है ठाकुर साहब, इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा नहीं है। आप बायर ढूंढो, बाकी पेपर वर्क हम देख लेंगे। होगा, पर रात को अगर कुछ अजीब देखना सुनना तो बाहर मत निकलना। शहर के लोग हो, दिल कमजोर होता है। यहाँ सब एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? रात को बाहर मत निकलना। सब समझ जाएंगी आप, अभी तो एक ही दिन हुआ है ना है। उस शाम निशा हवेली का पुराना स्टोर रूम देखने का फैसला करती है, जिसे रामू काका ने देखने से सख्ती से मना किया था। थोड़ा देख लूंगी, क्या ही होगा, इतना भी क्या डर है। इस हवेली में जरूर कोई पुरानी कहानी दफन है, मुझे जानना होगा। रात में हवेली और भयानक लगती थी। अजीब सी वीरानियत थी जो हर वक्त छाई रहती। निशा को थोड़ा डर भी लग रहा है, मगर वो सच जानना चाहती थी। कितनी मिट्टी है यहाँ, जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही ना हो। ये इतने पुराने खिलौने, गुड़िया, टॉप, छोटा सा झूला। दीदी, कौन है वहाँ? बोलो, कौन हो तुम? गौरी की डायरी। गौरी कौन? वो जल्दी से किताब उठा के बड़े बड़े कदम भरती स्टोर से निकलती है। अर्जुन और निशा बिस्तर पे बैठे होते हैं कि निशा उसे बताती है, ये देखो, ये किताब। आज मैं हवेली के स्टोर रूम में गई थी, वहां मुझे फिर वही आवाजें सुनाई दी और ये डायरी भी मिली, गौरी की डायरी। इसे पढ़ते हैं। आज फिर माँ ने मुझे आंगन के कुएं के पास जाने से मना किया। कहती है रात को वहाँ एक औरत बैठी रहती है साड़ी में और मेरे बाल सहलाती रहती है। हॉरर राइटर के लिए तो परफेक्ट डायरी मिली। अर्जुन, ये मजाक नहीं है। रात को येस्टरडे मुझे सच में किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी थी। हो सकता है वो यही कह रही हो। अचानक लाइट चली जाती है, कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अर्जुन, वो आवाज सुनो। कोई है वहां? रामू काका?
अचानक एक छोटी लड़की की परछाई दरवाजे से आती दिखती है और गायब हो जाती है। अर्जुन, वहाँ कोई बच्चे के। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। निशा, चलो नीचे चलते हैं, रामू काका को बुलाते हैं। जब तक वो नीचे पहुंचते हैं, लाइट वापस आ चुकी होती है। सीढ़ियों पे किसी बच्चे के पैरों के निशान मिट्टी में बने होते हैं, लेकिन हवेली में कोई बच्चा रहता ही नहीं। अर्जुन और निशा रामू काका को सब बताते हैं। पहले तो वो चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे 30 साल पुरानी कहानी बाहर आती है। मालिक, बोलना नहीं चाहिए था, पर अब जब आपने देख ही लिया तो सुन लीजिए। इस हवेली में एक छोटी लड़की हुआ करती थी, आपके बड़े ताऊ जी की बेटी गौरी। ये डायरी उसी गौरी की है। हाँ, वो बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन एक रात पूरे गांव ने एक साथ मिलकर इस हवेली के पिछले हिस्से को आग लगा दी थी। क्या? क्यों? सबको लगा कि इस घर में एक डायन ना बसी है। ठाकुर साहब और आपके दादाजी दोनों ने मिलकर एक औरत पर इल्जाम लगाया कि वो जादू टोना करती है। उस औरत का नाम था गुलाबो। कहते हैं जब उन्होंने गुलाबो को पिछले आंगन के पेड़ के नीचे पकड़ के बांध दिया तो गोरी छुपकर देख रही थी। सबने जुल्म किया और अंत में उस पेड़ के पास से सिर्फ चीखें आईं। उस रात के बाद गोरी भी गायब हो गई। गायब मतलब मर गए? किसी ने उसकी लाश नहीं देखी। बस इतना पता है कि उस दिन से हर अमावस की रात इस हवेली में एक छोटी लड़की की हंसी गूंजती है और एक औरत के सिसके, जो सिर्फ वही सुन सकता है जिसका इस जुल्म से कोई ना कोई रिश्ता रहा हो। अर्जुन समझने लगता है कि ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, उसके अपने खानदान का काला सच है। अगली कुछ रातों में हवेली का माहौल और भी भारी होने लगता है। निशा को अक्सर लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आईना देखते वक्त कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। कौन हो तुम? दिख क्यों नहीं रही हो? निशा, हम कल हवेली का पिछला हिस्सा देखेंगे। जो भी है सच समझना पड़ेगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, अंदर से भी नहीं। माँ कहती है गुलाबो चुड़ैल है, पर गुलाबो दीदी तो मुझे कहानियाँ सुनाती है। वो कहती है किसी ने उसे धोखा दिया है। इस हवेली में झूठ ज्यादा है, सच कम। उस रात निशा नींद में चलने लगती है। वो एक सीध में नीम बेहोशी में कुएं की तरफ जाती है कि अर्जुन की नजर उस पे पड़ती है। वो भागते हुए उसके पीछे जाता है और कुएं के बिल्कुल कोने पे उसे पकड़ लेता है। निशा, रुको! तुमने उसको जला दिया। तुम सब ने उसकी चीखें नहीं सुनी, अब तुम सुनोगे। ये इसकी आंखें इतनी लाल, लगता है निशा किसी आत्मा का वश में है। कहीं गुलाबो तो नहीं? क्या करूं? निशा! अर्जुन को समझ आ जाता है ये सिर्फ डर नहीं, ये किसी आत्मा का गुस्सा है जो अब निशा के जरिए बोलना चाहती है। निशा जब सुबह उठती है तो उसे कुछ याद नहीं आता कि रात को उसके साथ क्या हुआ है। इस इंसिडेंट से अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। वो अगले दिन पंडित हरिराम से जाके मिलता है। पंडित जी, हवेली में रोज बरोज कोई ना कोई वाकया हो रहा है। वो आत्मा कुछ कहना चाहती है। मेरी मदद करें, कुछ करें, मुझे हवेली आजाद करवानी है। बेटा, वो हवेली श्रापित है और श्राप ऐसे नहीं टूटते। तुम्हें उसकी तरफ का सच जानना होगा पहले, और ये सच तुम्हें एक ही औरत है गांव में जो बता सकती है, गुंगू दादी। इस गांव की सबसे बूढ़ी औरत जिसने इस गांव में हुए हर जुल्म को अपनी आंखों से देखा है। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारे पास अब वक्त बहुत कम है। वो बगैर टाइम वेस्ट किए गुंगू दादी के घर जाते हैं। वो एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां गुंगू दादी अपने पलंग पे बैठी थीं। मैं अर्जुन और ये मेरी पत्नी निशा है। हम शहर से आए हैं। देवगंज हवेली के बारे में आपसे कुछ पूछना है। तुम आए हो शहर से अपने गुनाहों से भागने या उनका हिसाब चुकाने? इस हवेली में अजीब चीजें हो रही हैं माँ जी। वो छोटी लड़की, वो लाल साड़ी वाली औरत। उसका नाम लो, गुलाबो। गुलाबो दीदी। इस पे उसका हाथ पड़ चुका है, पर देर नहीं हुई। सुनो अर्जुन, पूरा सच अब तुम्हें ही सुनना होगा।
जो तुम्हारे दादाजी ने छुपाया, जो ठाकुर ने मिटाने की कोशिश की, वो राज अब तुम्हारी किस्मत से जुड़ा है। काफी सालों पहले जब अर्जुन के दादाजी जवान थे, देवगंज गांव में लोग किसी भी मुसीबत का कारण बुरी नजर या डायन को मानते थे। गुलाबो एक गांव की सुंदर पर समझदार औरत थी। वो जड़ी बूटी से इलाज करती, बीमार बच्चों को बचा लेती। गांव वाले उसे गुलाबो दीदी कहते। बीबी, घबराइए मत, बच्चे को कुछ नहीं होगा, हर दर्द का मरहम होता है। गुलाबो बेटी, खुदा तुम्हारा भला करे, 3 रात से इसकी सांस सीधी नहीं चल रही। हिम्मत रखें, इस अर्क के 2 कतरे सुबह शाम देना। गुलाबो बेटी, मेरी पोत्री को भी देख लो, बुखार ने जान ले रखी है। बुजुर्ग, आपका हुक्म सर आंखों पर, पहले बच्ची को अंधेर से बचाएं। गुलाबो दीदी, मैं मदद करूं? अरे गौरी, तुम तो मेरी नन्ही सी दोस्त हो, बहुत प्यारी सी। भला मैं तुमसे कोई काम क्यों लेने लगी? तुम आती हो, मुझे अच्छा लगता है। बताओ, आज कौन सी कहानी सुनोगी फिर? लेकिन ताकतमंद लोगों को सशक्त औरत पसंद नहीं आती। ठाकुर वीर सिंह के बाप और अर्जुन के दादाजी दोनों को लगा कि गुलाबो गांव वालों पर असर जमा रही है। उन्हें डर था कि लोग उनसे नहीं, गुलाबो से मशवरा लेने लगेंगे। देखा तुमने, आज देवगंज की हर रगों में एक ही नाम दौड़ रहा है। जिस गली से गुजरो, जहां 2 लोग बैठकर बात करें, वहां उस औरत का जिक्र होता है। लोग अब अपने दुख, अपने फैसले हमारे दरबार तक लाने से पहले उसके छोटे से कमरे का रुख करते हैं। यही तो खतरा है ठाकुर साहब। इल्म जब अपनी हद से आगे निकल जाए तो अवाम उसे इल्म नहीं, करामात समझने लगती है, और जब करामात का यकीन पैदा हो जाए तो फिर हुक्म और रिवायत दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आज हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो कल गांव के फैसले भी उसी के हाथ में होंगे। रिवायत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज आखिरकार बगावत बन जाती है, और बगावत चाहे औरत करे या मर्द, जमींदारी में बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन कुछ बच्चों की बीमारी से मौत हो गई। सब का गुस्सा गुलाबो पर उतारा गया। उस पर इल्जाम लगा कि वो काला जादू करती है। ये सब उसी जादूगरनी गुलाबो का किया धरा है। वो काला इल्म करती है। पहले भी लोगों को कितना समझाया, मगर तुम लोग उसके पीछे पागल हुए थे, खूब जड़ी बूटियों से इलाज करवा रहे थे। अरे वो डायन है, डायन, सबके बच्चे खा जाएगी। दीदी, लोग बाहर आपके बारे में अजीब बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ताकतवर हो और लोगों को अपनी तरफ कर लेती हो। मैं सिर्फ इलाज करती हूँ, बच्चों को बचाती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे। कैसे लोग मुझसे इतना डर गए। मैं तो सिर्फ इलाज करती हूँ, बच्चों को बचाती हूँ, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ही जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी गांव वालों को लगता है मैं उनके ऊपर असर कर रही हूँ। अगले दिन उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक दरख्त से बांध दिया गया और अर्जुन के दादाजी और ठाकुर के बाप ने बगैर पंचायत, बगैर किसी अदालत के उसका फैसला कर दिया। मैं तुम लोगों के बच्चों को बचाती रही, तुम्हारी माँओं के दर्द कम करती रही, और आज बिना सुने ही मुझे दोषी बना दिया। बस इस डायन को जिंदा जला दो। कहते हैं जब उन्होंने उसके आसपास आग लगाई तो गुलाबो की आखिरी चीख किसी शख्स को नहीं भूली। उसने जलाने से पहले आसमान की तरफ देखकर कहा, अच्छा, अगर सच बोलने की यही सज़ा है तो मेरी बात याद रखना। मैं श्राप देती हूँ इस हवेली को, जिस जगह पर आज इंसाफ मारा गया। यहाँ चैन कभी नहीं रहेगा। जो मुझे डायन कहकर जला रहे हैं, उनके खून को अपनी गलती का एहसास होगा। हर पीढ़ी इस जुल्म की कीमत चुकाएगी। सच को आग से नहीं जला सकते। जब तक सच जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगी। उस रात के बाद गुलाबो की लाश किसी ने नहीं देखी, पर कुछ दिन बाद गौरी, छोटी बच्ची, भी गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं गौरी ने गुलाबो को बचाने की कोशिश की और दोनों आत्माएं इस हवेली में अटक गईं। अर्जुन, अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम सब कुछ छोड़कर भाग जाओ और ये आत्मा यहीं सदियां बिताती रहें, या फिर
तुम अपने दादाजी का गुनाह मानकर उन सब का सच पूरे गांव के सामने रख दो। गुलाबों को इंसाफ दिलाओ। पर मैं तो वहां था भी नहीं। ये सब मेरे पैदा होने से पहले हुआ। खून सिर्फ लहू नहीं होता बेटा, विरासत भी होती है। उसकी सजा या तो तुम भुगतो या तुम बदलो। रात का समय तय होता है। अमावस की रात हवेली के पिछले पेड़ के नीचे एक छोटा सा हवन रखा जाता है। पंडित हरिराम, गंगू दादी, अर्जुन और निशा चारों गुलाबों की आत्मा के लिए हवन कुंड करते हैं। ये नौटंकी बंद करो। कोई श्राप फ्राप नहीं है। मैं इस जमीन का मालिक हूँ। कोई पुरानी कहानी, मेरे हाथ से ये हवेली नहीं निकल सकती। ये हवेली कागज पे शायद हमारी है ठाकुर साहब, पर इसके दीवारें उन लोगों की याद रखती हैं जिन्हें आपने जलाया। जो भी यहाँ बंद है उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब जुल्म का सच सबके सामने आएगा। अचानक बिजली चमकने लगती है, धुआं उठने लगता है, चीखों और चीखों की आवाजें गूंजती हैं। लाल साड़ी पहनी गुलाबों की आत्मा सबके सामने आ जाती है। सब शोर सुन के गांव वाले भी आ जाते हैं। तू मर चुकी है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। ठाकुर वीर सिंह, तुम आए थे उस रात जब मुझे जलाया गया। तुम आए थे अपने बाप के साथ मुझे इसी पेड़ के नीचे दफनाने। तुम सच जानते थे सारा अपने बाप का। तुमने ही अपने बाप और उस देवगन के साथ मिलके गांव में मुझे बदनाम किया था। अब वक्त आ गया है कि तू अपना गुनाह कबूल ले, वरना तुझे भी इसी पेड़ के नीचे दफना दूंगी जिंदा। ठाकुर की हिम्मत टूटने लगती है। गांव वाले भी जो शोर सुनकर आ गए हैं, सब इस वृक्ष को देखकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हाँ, मानता हूँ। मेरे बाप ने और अर्जुन दादाजी ने मिलकर गुलाबों को जिंदा जला दिया था। हमने ही दायन का नाटक किया ताकि गांव वाले हमसे डर के रहें और किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी चले। झूठे देवता बने बैठे थे तुम लोग, इसलिए गांव पे इतने साल से परेशानियां आ रही थीं। हवा ऐसी तेज चलती है जैसे आसमान खुद एक फैसला सुनाने आया हो। जमीन से एक पुराना सामान बाहर दिखाई देता है, एक आधा जला हुआ कंगन। ये कंगन यो गुलाबों का है, जो इस बात का सबूत है कि उसे जला के यहीं दफन कर दिया गया। तुम सिर्फ मेरे नहीं, गौरी के भी कातिल हो। हाँ, गौरी के, वो जो तुम्हारा सच जानती थी और सबको बताना चाहती थी, मगर तुम लोगों ने उस मासूम को भी अपनी ताकत की भेंट चढ़ा दिया। इसे मार कर इसकी हवेली के स्टोर में दफन कर दिया। अब इस सच को इस हवेली के बाहर ले जाओ। मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पूरे सच को रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाऊंगा कि गुलाबो डायन नहीं थी, वो एक मासूम औरत थी और गौरी उसकी साक्षी थी। जब अर्जुन ये बोलते हुए गुलाबों का कंगन पेड़ के नीचे से निकालकर हवन कुंड में रखता है, तो आवाजों का तूफान अचानक बंद हो जाता है। आखिरकार 30 साल पुराना सच जो हवेली में दफन था, सबके सामने खुल जाता है। अर्जुन ठाकुर वीर सिंह को उसके किए हुए गुनाहों पे पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके गवाह सब गांव वाले थे। ठाकुर को सच छुपाने की सजा मिल जाती है। हवेली शराब से आजाद हो जाती है। अर्जुन और निशा बहुत जल्द हवेली को बेच देते हैं और शहर अपने घर लौट जाते हैं। शहर पहुंच के निशा एक किताब लिखती है और उसके जरिए गुलाबों की मजलूमियत की कहानी सब लोगों तक पहुंचाती है। कैसे ताकत के गुरूर ने जिंदगियां खा ली। और अर्जुन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने खानदान का ये काला सच बताता है। उसका मानना है कि गुनाह गुनाह होता है, चाहे कोई भी करे। लोग कहते हैं उस रात के बाद से देवगंज हवेली में ना तो चीखें सुनाई देती हैं, ना ही छोटी बच्ची की हंसी। बस कभी कभी कोई लाल परछाई आंगन के पेड़ के आसपास दिख जाती है, जैसे कोई देख रहा हो कि क्या अब भी कोई नई गुलाबों को जलाने की हिम्मत करेगा। देवगंज जैसे सांस लेने लगा। हवेली जो इतने सालों से अंधेरी थी, अब दिन में कम डरावनी लगने लगी। लोगों ने गुलाबों के लिए दुआएं की और देवगंज गांव में पहली बार उसके नाम का दिया जला। तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो गया? शराब सच से टूटते हैं नशा। हम जो कर सकते थे किया, बाकी उसके हाथ में। दीदी, आज खेलोगे ना?
है।